हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हाजिर हूं आपके सामने राजनीतिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक चैप्टर है। एक सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इसका कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, हालांकि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आज वही सवाल कराने वाला हूँ जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और संभावना है कि पूछा जाएगा। ठीक है, इस लेसन का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, मतलब भागीदारी, सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ठीक है ना। इस लेसन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा इंपोर्टेंट, और खास करके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग सारा मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो सवाल पूछा गया एग्जाम में, कभी कभी एनसीईआरटी के बाहर भी पूछ लेता कुछ सवाल। ठीक है, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ। तो सवाल तो बहुत सारा मिलेगा आपको गाइड में, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना है। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना यार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन याद है तो वाह वाह बहुत खूब, और याद नहीं है तो उसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल हमारा है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है ना। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब सांप्रदायिक जब राजनीतिक होगा तो वहां पे धर्म की बात की जाएगी, एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझी जाएगी, तो समझना कि वो क्या हो रहा, सांप्रदायिक हो रहा। ठीक है, जब एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ जब समझा जाएगा तो समझिएगा वहां पे सांप्रदायिक हो रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना। और बाकी ये सब सही बोल रहा है ना, कि विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, अच्छी बात है। अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खुशी खुशी रह रहे हैं, अच्छी बात है ना। धर्मों के अनुयायी एक समुदाय बनाता है, जो धर्म के जो पालने वाले हैं ना, जो धर्म के अनुयायी है, जैसे कि मौलाना हो गया, पंडित जी हो गए ना, तो वो सब जो ना एक समुदाय एक समाज बनाते हैं। अच्छी बात है, अपने अपने धर्म को समाज बनाना चाहिए। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने के लिए शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान पे शासन कर रहा हो, मुसलमान हिंदू पे शासन कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता हमारे हिंदुस्तान में। तो यही है सांप्रदायिक राजनीति। अगर धर्म की बात की जाए कि हाँ मेरा धर्म सबसे बड़ा है, दावा ठोक रहा है ना, झगड़ा फसाद हो रहा है इस बात पे कि एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझता है, तो ये सांप्रदायिक राजनीतिक ऐसा नहीं देखते। नेता लोग क्या होता है, राजनीतिक नहीं करता है ना, सांप्रदायिक राजनीतिक नहीं करता। अगर करता है तो वो गलत बात है। ठीक है ना, तो करता है तो गलत बात, लेकिन नेता लोग ऐसा नहीं करता, वो चाहता है कि सभी का विकास हो, है ना। तो सांप्रदायिक मतलब धर्म, एक धर्म से दूसरे धर्म के बारे में बात करें, धर्म से रिलेटेड बात करें, और एक धर्म को दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझा जाए, यही सांप्रदायिक राजनीति है। अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट, है ना। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, अमेरिका, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं, मतलब कि नेशनल पार्टी, है ना, राष्ट्रीय दल मतलब नेशनल पार्टी। तो जो नेशनल पार्टी उसको बोलता है जो लोकसभा इलेक्शन में भाग ले सकता है, जो पार्टियां, है ना। हालांकि स्टेट में तो बहुत सारी पार्टी होती है, राज्य पार्टी बहुत सारा है ना, लेकिन नेशनल पार्टी, देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये तो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस वाला पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, ये उत्तर प्रदेश की एक्चुअली यहाँ पे मायावती वाला है ना, और ये भी नेशनल पार्टी है ना, ये भी विधानसभा में लोकसभा में लड़ता है इलेक्शन। लोक जनशक्ति पार्टी, देखो लोक जनशक्ति पार्टी ये ना सिर्फ स्टेट का, ये राज्य वाला पार्टी, ये लोकसभा में नहीं लड़ सकता, ये सिर्फ विधानसभा में ये लड़ सकता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में ये नहीं जा सकता। यानी कि ये क्या है, ये जो है राजनीति राष्ट्रीय दल नहीं है। ओके, भारतीय जनता पार्टी तो ये तो हर कोई जानता, बीजेपी, है ना, ये क्या है, ये नेशनल पार्टी है। तो हमारा ये तीनों क्या हो गया, नेशनल पार्टी हो गया। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं, 7-8 पार्टियां नेशनल है, तृणमूल कांग्रेस भी है ना। ये सब पार्टियां जो है नेशनल पार्टी है। बिहार में देखते हैं जो कि राजद देख लीजिए, है ना, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब नेशनल पार्टी नहीं, बिहार के लिए है ना। जेडीयू देख लीजिए, जदयू, ये सब सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी, मतलब राष्ट्रीय राज्य वाला पार्टी है, राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है ना, सत्ता में साझेदारी होना बिल्कुल जरूरी है। जब तक सत्ता में साझेदारी नहीं हो, मतलब साझेदारी मतलब कि हर किसी को पोस्ट देना, हर सत्ता को, जितना भी सत्ता में जो लोग है ना, सबको साझा में रखना। क्यों जरूरी भाई, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैले सॉरी फैसले,
है ना, फैसले लेने में देरी करते हैं, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करते हैं। देखो सत्ता में साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये विभिन्न समुदाय में टकराव को कम करती है। जैसे एग्जांपल माना था कि बीजेपी सरकार अभी है, ठीक है ना, तो जैसे कि बीजेपी सरकार में कुछ कुछ जो है नेता जो है मुस्लिम है ना जी, कुछ नेता जो हिंदू है, कुछ नेता जो जैन वाला है, कुछ नेता बौद्ध वाला है, कुछ नेता जो है ना जैसे यादव वाला नेता है, कुछ नेता सिन्हा वाला है ना जी, जो वो हम लोग चुनते इलेक्शन देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपस में टकराव कम हो जाए। ये जो यादव सिन्हा या जो भी हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई होता है, तो अगर ये जहाँ पे हमारा नेता रहेगा उस हिसाब से नेता रहेगा, तो वहां के लोग कंट्रोल रहेंगे। जो वहां पे जो पार्टियां होगी वो क्या करेगी, उसको कंट्रोल करके रखेगी, झगड़ा फसाद नहीं होगा। समुदाय मतलब जो समाज है ना, बीच में टकराव पैदा नहीं होगा, टकराव को कम कर देगा। क्योंकि टकराव को कम करना, जैसे इधर से मुस्लिम वाला है, इधर से हिंदू वाला भी बीजेपी का ही नेता है, अब मुस्लिम वाला भी बीजेपी के नेता है। अब ये हिंदू मुस्लिम में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में सुलझेगा और मामला को शांत करेगा। यही तो बात है ना। अगला है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। किस पर? देखो भाई, सांप्रदायिक जो राजनीति है वो सीधा सीधे धर्म पर आधारित है, ठीक है ना, धर्म पे आधारित है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आपको दो अनुच्छेद पढ़ना है खास करके, ये मतलब पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। और एक अनुच्छेद 21 होता है जो कि ज्योग्राफी में पढ़ना होता है, वन वगैरह रिलेटेड है, जंगल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दो अनुच्छेद पढ़ना है, एक 15 एक 19। तो फिलहाल 19 वाला सवाल यहाँ बोलता है कि 19 जो अनुच्छेद है ना वो क्या बोलता है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 है। और जो समता का अधिकार ये तो अनुच्छेद 14 आता है। हालांकि सवाल पूछता नहीं है 14 वाला, लेकिन आपका दो सवाल ज्यादा पूछा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि 19 अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है और अनुच्छेद 15 जो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं ना, 6 टाइप का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते आगे सवाल पढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विमेंस डे महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? सबसे अच्छा देश जो सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या यूगोस्लाविया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और हमारा आंसर होगा बेल्जियम। यानी कि बेल्जियम जो है सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण वाला देश माना जाता है, ठीक है। आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? मतलब ये हुआ ना, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद वाला कानून चला था ना कि काला गोरा के साथ नहीं रह सकता है, काला ये नहीं कर सकता है, तो इसके विरोधी कौन कौन थे? मार्टिन लूथर इसके विरोधी थे, महात्मा गांधी भी इसका विरोध किए थे। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे 9-10 में, है ना, 9 में तो पढ़े होंगे, 10 में और पढ़ना है। तो महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया था। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ भी विरोध किया था, और जॉन कॉर्लोस ने भी विरोध किया था। लेकिन एक बंदा ये था जेड गुडी, इन्होंने विरोध नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या हो गया? हमारा आंसर डी हो गया कि ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगर बोलता विरोधी कौन थे, तो इन तीनों में से हमारा राइट आंसर होगा। लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है? लैंगिक विभाजन, है ना। अब देखिए ऑप्शन है, समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना। ऐसा कोई बात नहीं कि समाज में स्त्री कम है या ज्यादा है तो इससे लैंगिक विभाजन होगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि स्त्री कम है पुरुष ज्यादा है, ऐसे इसको भी नहीं बोलेंगे लैंगिक विभाजन। स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, यानी कि जो नेचुरली जो है स्त्री पुरुष में जो अंतर है, डिफरेंस है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे जो इस लेसन में पढ़ना हमको लैंगिक विभाजन, जो राजनीतिक विज्ञान में पढ़ना है, जो सत्ता में साझेदारी के बारे में जो पढ़ना है, तो लैंगिक विभाजन के यहाँ पे जो बोलता है राजनीतिक विज्ञान कि समाज ने जो स्त्रियों को अलग अधिकार दे दिया है, भूमिकाएं दे दिया है, पुरुषों को अलग भूमिकाएं दे दिया, इसी को हम लोग लैंगिक विभाजन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को वो क्या बोलते हैं? लैंगिक विभाजन, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को अलग देते समान, पुरुषों को अलग अधिकार देते हैं। दोनों की जो भूमिकाएं हैं, जो समाज ने दोनों को अलग अलग भूमिकाएं ने दे रखी है ना, इसी को क्या बोलते हैं? लैंगिक विभाजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैविक अंतर नहीं होगा, बल्कि समाज ने जो स्त्रियों पुरुषों को जो असमान भूमिकाएं, मतलब अलग अलग, जो बराबर भूमिकाएं नहीं, अलग अलग भूमिका है, ठीक है ना। जैसे कि बोलते हैं भाई, स्त्री को, महिलाओं को यहाँ पे 30% देगा आरक्षण, तो पुरुषों को ज्यादा रहेगा। कभी कभी महिलाओं को कम देगा तो पुरुषों को ज्यादा देगा। तो ऐसे में ना इसी को बोलते हैं लैंगिक विभाजन। धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्म निरपेक्षता के मतलब हो गया कि कोई भी देश में, किसी भी देश में जो धर्म का विरोधी ना हो, एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध ना हो, सभी धर्म मिलजुल कर रहे,
ठीक है, मतलब सर्वधर्म समभाव, मतलब जितने सारे धर्म है, सर्वधर्म मतलब जितने सारे धर्म है ना, समभाव मतलब एक साथ भाव मिलके रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? हमारा देश भारत, यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत जो है क्या है, सर्वधर्म समभाव, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे है, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है? ऑप्शन है विधायक या सांसद बनाना, प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना। ऐसी कोई बात नहीं कि हम प्रतिनिधि बन जाएगा, राजनीतिक दल बनना, ये सत्ता में साझेदारी का अर्थ नहीं, जो मेन तात्पर्य है ये अर्थ नहीं है। अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान बनाना, ये भी कोई सत्ता में साझेदारी का तरीका नहीं है। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय, यानी कि शासन और प्रशासन जो निर्णय लेगा को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, इसी को बोलते क्या? सत्ता में साझेदारी, इसी का अर्थ है ये। अगला है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो है ये इंग्लैंड में देखा गया था ना, जो कि है ईसाई धर्म से, क्योंकि इंग्लैंड में ईसाई होते हैं। एक मैं सवाल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है ना, होमवर्क देता हूँ, नीचे कमेंट करना कि वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, है ना? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से सर्च करके। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? ब्रुसेल्स में डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, भारत। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो गया। हालांकि फ्रेंच जो है फ्रांस की भाषा है, तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच भाषा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद, यानी कि क्षेत्रवाद उत्पन्न होना कि ये मेरा इलाका है, मैं अपना देश, अपना इलाका को विकास करूंगा, है ना, बोलते हैं ना जी, मेरा इलाका, मैं सिर्फ अपना इलाका का ही विकास करूंगा। जैसे मान लेते कि एक एरिया है इतना बड़ा, ठीक है ना, मान लेते इतना बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लेते पटना इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, पटना में बहुत सारा जगह ब्लॉक वाइज होता है, ठीक है ना। अब मान लेते कोई नेता पटना का कोई विधायक जीत गया, ठीक है ना, मान लेते एक विधायक यहाँ जीता। अब इसके अंदर में मान ले कोई विधायक है, इसके अंदर में इतना सारा क्षेत्र है। अब ये विधायक एक छोटा सा गांव क्या आता है, अगर विधायक बोलेगा, विधायक जो नेता बोलेगा हम अपने गांव का विकास करेंगे, बाकी सब जाए भाड़ में, है ना, यही होगा क्षेत्रवाद। इसको हम लोग बोलते हैं अलगाववाद। तो जब क्षेत्रवाद की जब भावना पैदा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अलगाववाद पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है क्षेत्रवाद, मतलब अपने क्षेत्र के बारे में सिर्फ बात करना। इंग्लैंड में महिलाओं को का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हो? महिलाओं का वयस्क मताधिकार मतलब महिला जो है, पहले इंग्लैंड में मताधिकार मतलब उसको वोट देने का अधिकार पहले नहीं था, लेकिन महिलाओं को वयस्क महिला मतलब जो वयस्क जो जवान हो जाते थे, यंग जो हो जाते थे, उसको मताधिकार देने का प्राप्त हुआ था 1918 में। देखो ऐसे भी याद रखो, 18 साल में वयस्क हो जाता है ना जी। अब भारत में 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं, 18 साल के बाद। और देखो 1918, तो इसे रिलेट कर लो, 1918 में इसको अधिकार मिला था। अगला सवाल यहाँ पे बोलता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव के मनाही करता है? बिल्कुल ऐसा नहीं करता है ना, कि भारत का संविधान क्या बोलता है कि सभी धर्म को मिलजुल कर रहना है, मनाही करता है ना, मनाही करता, मना करता है ना। यह धर्म के आधार पर भेदभाव, कि धर्म के आधार पर भेदभाव हमें नहीं करने चाहिए, मनाही करता है, बिल्कुल सही बात करता है। या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? नहीं, संविधान कभी नहीं बोलता कि कोई भी भारत, कोई भी किसी भी देश, भारत देश का कोई राजकीय धर्म, ऐसा तो नहीं है। पढ़े तो कभी नहीं कि भारत का राजकीय धर्म कौन है, कभी नहीं पढ़े। कोई भी स्टेट कभी नहीं होता राजकीय धर्म। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, बिल्कुल नहीं देता है। हर कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन यहाँ पे बोलता नहीं देता है, देता तो है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है? नहीं भाई, भारत में तो महिलाएं भी अधिकार देती है, महिलाओं को भी अधिकार मिला हुआ भारत में मतदान देने का। तो सही कौन है? हमारा आंसर ए जो होगा वो बिल्कुल सही, कि मनाही करता है कि धर्म के आधार पर हम भेदभाव ना करें। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ये बात किसने कहा था? धर्म को किसी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए, ये बात कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, यानी कि राजनीतिक जो है धर्म पे आधारित होने चाहिए, कि थोड़ा सा इसलिए बोला जा रहा है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने ऐसा कथन बोले थे। संप्रदायवाद संबंधित है। संप्रदाय, देखो संप्रदाय तो समझ में आ गया, जो धर्म के बारे में बात करता है, अभी पढ़े थे ना सांप्रदायिक। तो सांप्रदायवाद संबंधित है किससे? धार्मिक सद्भावना से। धार्मिक सद्भावना का मतलब हुआ कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं,
आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। धार्मिक कट्टरता का मतलब ये हुआ कि अगर हम हिंदू है तो भाई हम मुस्लिम को देखना नहीं चाहते, उसको काट देंगे इधर के। कोई मुसलमान है तो हिंदू को देखना नहीं चाहते, काट देंगे, ये हुआ कट्टरता, है ना। तो संप्रदायवाद इसी को बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं, यानी कि ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है इसे बर्बाद हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता ये तो खैर अलग ही बात है, धर्म से संबंधित नहीं, ये तो खैर ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता, जिसके अंदर कट्टरता पैदा हो के हम उसको नहीं देखना चाहते, उसको मार देंगे, यही कट्टरता, इसी को बोलते हैं संप्रदायवाद। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देखो स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना, नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार 19 हो जाएगा। और 15 जो होता है ना वो धर्म, जाति, लिंग, ये सब जो रहेगा तो अनुच्छेद 15 होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर बोलेगा स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19, एकदम याद रखिएगा क्या होगा, अनुच्छेद 19 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया सही। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। देखो बोला था ना, धर्म, वंश, जाति, ये कौन सा होगा, अनुच्छेद 15 होगा। अनुच्छेद 15 है जो किसी भी बोलता है भारत में जो धर्म हो या वंश हो या जाति हो, इसके आधार पर ना किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, तो अनुच्छेद 15 क्या हो गया, धर्म, जाति, ये सब भेदभाव। और 19 जो हो गया वो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इस सवाल दोनों बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, पूछा भी गया है। भारत एक राष्ट्र है, बताओ भाई, अब तुम लोग इसका आंसर बता सकते हो कि भारत कैसा राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना। ना तो धार्मिक राज्य नहीं भारत है ना, विकसित राज्य भी नहीं भारत है, सांप्रदायिक भी नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है अलग बात है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष हर पूरा भारत में हर जगह धर्मनिरपेक्ष देखने को मिलता है। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। देखो जन्म पर आधारित बोलते ना भाई, कोई जन्म जन्म ले लिया, कोई कोई सिन्हा जात में कोई जन्म ले लिया, ठीक है ना, तो अब ना या अगर कोई धर्म बोला ना, जन्म के आधारित भेदभाव कहाँ है, भारत में। कोई अगर उच्च जाति में, समझो सिंपल समझो, कोई अगर ऊंचा जाति में पैदा हो गया तो अब उसको ऊंचा ही माना जाएगा ना, उसको ऊंचा ही माना जाएगा। कोई नीचा जाति में पैदा हुआ है ना, उसको नीचा ही माना जाएगा। तो ये धर्म जन्म के आधार पर कि तुम उसमें पैदा हुआ भाई, तुम अगर किस्मत होता तो तुम ऊंचा परिवार में पैदा होता, शाही परिवार में पैदा होता है। तो ये भेदभाव किसमें है, भारत में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, बहुत ही इंपोर्टेंट, ये भारत का ऐसा राज्य है, लिच्छवी एक जगह है भारत में जो भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था, और अभी भी अवस्थित है, सॉरी, है ना, अभी भी है लिच्छवी। लेकिन लिच्छवी गणतंत्र इसलिए बोला गया क्योंकि दुनिया का सबसे पहला जगह है, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे पहला स्थान है लिच्छवी, जो कि बिहार में है। ओके, और फिर मैं एक ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ होमवर्क में, तो 2 होमवर्क हो जाएगा कि बताना है कि लिच्छवी अगर बिहार में है तो भाई बिहार के किस जिले में है ना, किस जिला में ये लिच्छवी जो है स्थित है। तो आपका 2 आंसर हो गया, ठीक है ना, 2 होमवर्क हो गया, एक लिच्छवी वाला यानी कि लिच्छवी जो गणराज्य भारत में किस बिहार में है, और बिहार के किस जिला में स्थित है लिच्छवी। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना, कौन सा कथन जो है लोकतंत्र पर लागू नहीं होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदित्वों के चलते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, हाँ, चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज में विखंडन की ओर ले जाता है। अब देखो भाई यहाँ पे मतलब नेगेटिव सोचना, कौन सा लागू नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल सही बोला ना कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्व जो है ना, जो अलग अलग पार्टियां हैं के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, और जिस पार्टी का जो रहेगा उस पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव, हाँ भाई हर कोई अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल करने का अच्छा तरीका है, बिल्कुल सामाजिक अगर विभाजन हल करना है तो इसके लिए लोकतंत्र को हमको लेना है, क्योंकि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल अच्छी तरीके से किया जाता है। लेकिन ये बोलता है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन जब होता है तो उसके आधार पर विखंडन की ओर ले जाता है, नहीं ऐसा बात नहीं है ना, ये गलत है, तो यही लागू नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, ये सवाल फिर से आ गया। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है कि समाज के द्वारा जो स्त्रियों और पुरुषों को जो अलग अलग भूमिकाएं दी गई ना, अलग अलग असमान भूमिकाएं दी गई, समान भी नहीं बल्कि असमान भूमिकाएं, यही हम लैंगिक विभाजन के बारे में समझते हैं। यानी कि लैंगिक विभाजन का यही अर्थ है। और किसमें किसमें अर्थ है, ये हमारा मतलब राजनीतिक विज्ञान में ऐसा पढ़ते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार ये वाला पूछा गया है, ठीक है। और ये कोई भारी सा सवाल नहीं, एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो लोकसभा में ऐसा आरक्षण दिया, लोकसभा में आरक्षण नहीं महिलाओं को, विधानसभा में भी आरक्षण नहीं है, राज्यसभा में भी आरक्षण नहीं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ना। पंचायती राज व्यवस्था में आप देखे भी होंगे, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिलता है, कितना परसेंट महिलाएं उठेगी तो उठेगी। अब पुरुष जितना भी रहे उससे मतलब नहीं, महिलाएं उठे उतना परसेंट में आना है तो आना है। ओके, अब तो हमारा सवाल हो गया खत्म। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो को लास्ट करते हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक वाइक नहीं की तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबा लेना, और उसके बाद ऑल का इन्फॉर्मेशन क्लिक कर लेना, ऑल बटन पे, ठीक है ना। उससे होगा क्या ना कि जब भी क्लासेस चलेगी, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मैसेज चला जाएगा, और वो वीडियो को आप आराम से देख पाओगे, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लास्ट करते, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अपना होमवर्क नीचे जरूर मेंशन करना, आपके होमवर्क का मुझे इंतजार रहेगा बेसब्री से। ओके, टाटा बाय बाय।